तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली एक बहुत ही शानदार हॉरर मूवी जिसका नाम है अंडर पेरिस। ये मूवी टॉप 10 ट्रेंडिंग मूवी में चल रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो बिना वक्त जाया किए हुए जल्दी से चलते हैं अंडर पेरिस की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक सोफिया नामी शार्क रिसर्चर को दिखाते हुए, जो कि अपनी टीम के साथ पैसिफिक ओशियन में लिलित नामी एक शार्क को ट्रैक कर रही होती है। सोफिया और इसकी टीम कुछ महीने पहले ही लिलित को ट्रैक कर रहे थे और ये सब लोग इस कश्मकश में थे कि लिलित इनके रडार में आएगी और ये सब लोग इसका एक सैंपल लेकर इस पे रिसर्च करेंगे। खैर उसी समय इनको एक सिग्नल मिलता है जिससे लगता है कि लिलित इनके एरिया में आ रही है। जिसके बाद टीम के 4 मेंबर, जिनके अंदर सोफिया का हस्बैंड भी था, वो सभी ओशियन में कूद जाते हैं और लिलित को ढूंढते हैं। इसी दौरान इनको स्पर्म वेल का एक बेबी दिखाई देता है। वो बेबी तो था लेकिन हद से ज्यादा बड़ा था और वो वेल मरी हुई थी और उसका आधे से ज्यादा जिस्म गायब था। अब इससे पहले वो इस वेल के बारे में सोचते कि उसको किसने मारा है, तभी इनके सामने वही शार्क आ जाती है, यानी कि लिलित शार्क इनके सामने आ जाती है। इसको देख के ये सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि पहली बार जब इन्होंने लिलित को एग्जामिन किया था तब वो 2.5 मीटर की थी और अब वो लगभग 7 मीटर की हो चुकी है। 2 महीनों में ही वो लगभग 3 गुना बड़ी हो चुकी थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती सोफिया का हस्बैंड करता है क्योंकि उस वक्त भी वो सिर्फ और सिर्फ सैंपल के बारे में सोच रहा था। वो सैंपल लेने के लिए लिलित के जिस्म को स्टेप कर देता है और उसके बाद वही होता है जो कि एक्सपेक्टेड था। कुछ ही पल में लिलित हर रिसर्चर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और सोफिया और उसकी साथी ये सब कुछ एक स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। और फिर सोफिया इसी एक्सपेक्टेशन में ओशियन में कूदती है, शायद कोई बच गया हो, लेकिन अफसोस उसको हर जगह ओशियन में सिर्फ और सिर्फ उनके कटे हुए बॉडी पार्ट्स ही दिखाई देते हैं। और तभी इसी दौरान सोफिया के सामने लिलित आ जाती है जो कि किसी मॉन्स्टर से कम दिखाई नहीं देती। लिलित सोफिया पे हमला करती है और इसको घसीट के ओशियन में ले जाती है, लेकिन सोफिया बच जाती है। जिसके बाद मूवी को 3 साल आगे शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर अब सोफिया ने शार्क पर रिसर्च करना छोड़ दी थी। अब वो काइंड ऑफ एक्वेरियम गाइड पर काम कर रही थी और वो बच्चों को फिशेज और इनके बारे में बताया करती थी। इसी दौरान मीका नामी मैरीन एक्टिविस्ट को दिखाया जाता है जो कि सेवियर ऑफ सी नामी एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रही होती है, जिनका काम मरीन लाइफ को बचाना होता है। अब आगे मीका सोफिया से मिलने जाती है और उसे अपने हेडक्वार्टर पे लेकर आती है और वहाँ पे वो उसको दिखाती है लिलित, जो कि सोफिया कुछ सालों पहले उस पे रिसर्च कर रही थी। लिलित कुछ ही टाइम में पेरिस के सैन रिवर में आ रही होती है, यानी इन्हीं के शहर के रिवर में। वो पेरिस के अंदर एंटर होने ही वाली है। वो चाहती है कि सोफिया लिलित को एग्जामिन करने में उसकी हेल्प करे, जिस पर वो कहती है कि कभी कभी शार्क अपना क्लाइमेट चेंज होने की वजह से माइग्रेट भी करती है, लेकिन पैसिफिक ओशियन से पेरिस तक आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पेरिस के फ्रेश वाटर में लिलित या फिर कोई भी शार्क सर्वाइव नहीं कर सकती। लिलित से जुड़ा हुआ सोफिया का जो एक ड्राउना पास्ट होता है, वो अब तक लिलित को ट्रैक करने और एग्जामिन करने से उसको रोक रहा होता है। जिसके बाद सोफिया वहाँ से निकल जाती है। खैर उसके बाद हमें 2 लड़कों को सैन रिवर के पास दिखाया जाता है। वहाँ पर उन्हें छोटे छोटे मिसाइल जैसी चीजें मिलती हैं, जिसके बाद पुलिस आके उन छोटे छोटे मिसाइल को कलेक्ट कर लेती है और ऑफिसर सबको ये बताते हैं कि इस रिवर में वर्ल्ड वार मिसाइल के शेल्स मिलते रहते हैं और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब आगे हमें मीका और इसकी फ्रेंड को सन रिवर में एक कार एक्सीडेंट को एग्जामिन करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे असल में वो लोग लिलित को एग्जामिन कर रही होती है। क्या लिलित सन रिवर के पास आ चुकी है? इसके बाद मीका की फ्रेंड रिवर में डाइव करती है और देखती है वहाँ पे उसे शार्क के बड़े बड़े दांतों के निशान दिखाई देते हैं और तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं क्योंकि ऐसे किसी केस को एग्जामिन करना इलीगल होता है और मीका को पकड़ लिया जाता है और दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम लोग सोफिया को देखते हैं जो कि अभी तक लिलित को ट्रैक कर रही थी और इसको पता चलता है कि लिलित सैन रिवर में आ चुकी है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर उस इंसान की बॉडी को रिवर से निकालते हैं जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था। सभी लोग बॉडी की हालत देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आधी बॉडी गायब थी। बॉडी को देख के लग रहा था कि किसी बहुत बड़े जानवर ने इसको खाया है। पुलिस ऑफिसर के साथ सोफिया और मीका दोनों मौजूद होती हैं। सोफिया क्लियरली ये बात ऑफिसर्स को बता देती है कि ये काम शार्क का है और अगर आगे इन लोगों को इस किस्म की मौतें नहीं देखनी तो इन लोगों को ये काम रोकना पड़ेगा। और बदकिस्मती से मीका का असल मकसद होता है शार्क को बचाना, क्योंकि वो कुछ नहीं समझ रही होती और इसको लगता है कि सोफिया ऑफिसर्स के साथ मिलकर शार्क को मार देगी और वो प्लानिंग में लग जाती है शार्क को बचाने के लिए। और जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मीका असल में मैरीन सेवियर थी। खैर इस रात को ऑफिसर अपनी टीम के साथ सोफिया को लेके सैन रिवर में आ जाते हैं और वो लोग डाइव करके लिलित शार्क को पकड़ने का सोच रहे थे और सोफिया लिलित को ट्रैक करने में हेल्प करती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, वो लोग बस लिलित तक पहुंचने ही वाले थे। तभी मीका अपनी फ्रेंड की हेल्प से सोफिया के ट्रैकर के सिग्नल को जैम कर देती है और वो लिलित को ट्रैक नहीं कर पाते, जिससे डाइव किए हुए ऑफिसर की जान पे बहुत बड़ा खतरा आ जाता है।
खुशकिस्मती से इस रात लिलित का पेट भरा हुआ होता है और वो दूसरे रूट से निकल जाती है, जिससे डाइव किए हुए ऑफिसर बच जाते हैं। पेरिस के नीचे एक मॉन्स्टर शार्क घूम रही होती है। ऑफिसर ये बात महर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर महर इनको कहती है कि किसी भी तरह इस शार्क को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी सैन रिवर में एक स्विमिंग इवेंट होने वाला है। इसके बाद ऑफिसर प्लानिंग करने लग जाते हैं कि किस तरह से लिलित को रोका जाए। इस दौरान मीका को दिखाया जाता है, जो कि एक वीडियो बना के सीक्रेटली फैला देती है। इस वीडियो में मीका लिलित शार्क के बारे में बोलती है कि गवर्नमेंट इस शार्क को खत्म कर देना चाहती है, हमें इसके खिलाफ आगे आना होगा और इस शार्क की जान बचानी होगी, चाहे ये शार्क हम लोगों को ही क्यों ना खा जाए। इसलिए वो कहती है कि आज रात हम लोगों को पेरिस के कैटाकॉम्ब में आना पड़ेगा। मीका का ये प्लान सक्सेसफुल तो हो जाता है, लेकिन मीका की फ्रेंड पुलिस ऑफिसर्स के पास जाके सारी बात उनको बता देती है, जहाँ पर इन लोगों को पता चल जाता है कि शार्क इस टाइम पेरिस के कैटाकॉम्ब के अंदर ही है। पेरिस का कैटाकॉम्ब पेरिस के अंदर फैला हुआ अंडरग्राउंड टनल है, जो कि तब बनाया गया था जब पेरिस सिटी बन रही थी। और उसी वक्त मीका सब लोगों को लेके पेरिस के कैटाकॉम्ब में पहुंच जाती है और तभी सोफिया भी ऑफिसर्स के साथ आ जाती है, क्योंकि उन लोगों को मीका के इस प्लान का पता चल चुका होता है। और उसी वक्त कैटाकॉम्ब में ही मौजूद ऑफिसर और दूसरे लोगों में बहस होने लग जाती है और मीका कैटाकॉम्ब में कूद जाती है, ये दिखाने के लिए कि शार्क इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती। और तभी वहाँ पे एक और शार्क आ जाती है, जो कि लिलित नहीं होती। इसी दौरान वहाँ पे बहुत सारी शार्क आ जाती हैं और अगले ही मिनट में एक शार्क मीका पे हमला करके बता देती है कि शार्क इंसानों से कितना प्यार करती है। वो कुछ ही पलों में मीका को किस ऑफ डेथ दे देती है, यानी कि मीका के जिस्म के टुकड़े हो जाते हैं। और ये सब कुछ देख के लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं और शायद लोगों को एहसास हो जाता है कि कुछ चीजों को रोकने के लिए उनको मारना पड़ता है। इसी दौरान कई लोग रिवर में गिर जाते हैं और शार्क के डिनर का इंतजाम हो जाता है। पूरे रिवर में शार्क इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। रिवर का आधा हिस्सा खून से लाल हो जाता है। इसी दौरान एक शार्क को मार दिया जाता है, जिसको सोफिया एग्जामिन करती है। शार्क को एग्जामिन करते वक्त सोफिया को ये पता चल जाता है कि ये शार्क एक फीमेल है, जो कि लगभग 2 महीने की है और प्रेग्नेंट भी है, और इसके पेट में ढेरों बेबी शार्क हैं, जो कि ये बताता है कि ये शार्क असल में पैथोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए बच्चे पैदा कर रही है, जिसके अंदर मेल शार्क की जरूरत नहीं पड़ती और फीमेल शार्क खुद के अंदर ही बेबी शार्क को रिप्रोड्यूस कर सकती है। और ये काफी डरावनी बात थी, क्योंकि इस तरह से इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी बढ़ सकती थी। और ये भी पता चल जाता है कि ये शार्क लिलित शार्क की ही बेटी है और इस शार्क के अंदर भी एबिलिटी आ चुकी है कि ये फ्रेश वाटर में सरवाइव कर सकती है। ये एबिलिटी इनको अपनी माँ लिलित से ही मिलती है, जिसने फ्रेश वाटर में रहना भी सीख लिया था। और इनको ये भी पता चलता है कि ये शार्क हजारों की तादाद में मौजूद हैं और ये सभी कैटाकॉम्ब के अंदर रह रही हैं। इसीलिए ये लोग कैटाकॉम्ब के अंदर ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे सभी शार्क मारी जाएंगी। और अगले ही दिन सैन रिवर में एक स्विमिंग इवेंट होता है, जिसमें ढेरों लोग रिवर में स्विम करेंगे। और अगर ये बात बाहर आ जाती तो लोग वहाँ पे आते ही नहीं। हालांकि महर को इस बात का पता होता है, लेकिन फिर भी वो इवेंट को कैंसिल नहीं करती। इसीलिए वो ढेरों ऑफिसर्स को निगरानी पर लगा देती है। दूसरी तरफ रिवर के एक पॉइंट पे एक बड़ा नेट लगा दिया जाता है, जिससे कि शार्क आए तो वहीं पे फंस जाए, आगे ना आ सके। दूसरी ही तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि कुछ ऑफिसर सोफिया के साथ मिलकर कैटाकॉम्ब के अंदर ब्लास्ट करने का प्लान बना रहे होते हैं, जहाँ पर सभी मिलकर एक साथ डाइव करते हैं और अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। सोफिया और सोफिया के साथ एक ऑफिसर मौजूद होता है, जो कि अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें मूवी का सबसे डरावना सीन दिखाया जाता है। रिवर की गहराई में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। ऑफिसर अपनी टॉर्च को ऑन करता है और अगले ही लम्हे उसे अपने चारों तरफ हजारों बेबी शार्क घूमती हुई दिखाई देती हैं। थी तो बेबी शार्क ही, लेकिन इतनी ताकत रखती हैं कि किसी भी इंसान को टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि लिलित काफी कम समय में काफी बड़ी होगी और इसी पॉइंट पे ये बेबी शार्क भी अपनी एज से काफी ज्यादा बड़ी थी। खैर, सभी बॉम्ब्स को अपनी अपनी पोजीशन पे सेट कर दिया जाता है और इससे पहले कि बॉम्ब ब्लास्ट होता, ऑफिसर पर एक शार्क हमला कर देती है और इसके बावजूद ऑफिसर किसी तरह से बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और खुद भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। दौरान ऑफिसर को ऊपर खींच लिया जाता है। सोफिया नीचे जाके देखती है कि लिलित इसके सामने से गुजरती है, जो कि शोरली अपने बच्चों की मौत से काफी ज्यादा गुस्सा थी। और लिलित सोफिया को कुछ नहीं कहती, वो सीधे नेट को तोड़ते हुए उस जगह पे पहुंचती है जहां पर रेस शुरू हो चुकी थी और लोग रिवर के अंदर स्विम कर रहे थे। और अगले ही लम्हे में लिलित एक आदमी को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देती है और हर तरफ तबाही मच जाती है। तभी वहाँ पे ढेरों शार्क आ जाती हैं, जो कि कैटाकॉम्ब से बाहर थी, इसलिए वो बॉम्ब से मरी ही नहीं थी और इनकी तादाद बहुत ही बड़ी थी। और रिवर का पानी खून से लाल हो जाता है और सभी इंसानों के बॉडी पार्ट रिवर के अंदर तैरते हुए दिखाई देते हैं।
तभी वहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि ऑफिसर शार्क को स्नाइपर से शूट करते हैं, जिसके अंदर कुछ गोलियां सीधा जाके मिसाइल के अंदर लग जाती हैं, जो कि वर्ल्ड वार के वक्त के थे। और ये मिसाइल डिफ्यूज नहीं होते, ये मिसाइल पूरी तरह से एक्टिवेट होते हैं। एक मिसाइल ब्लास्ट होने की वजह से अगले ही पल ढेरों मिसाइल ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे सैन रिवर में एक सुनामी आ जाती है और अगले ही पल पूरा पेरिस डूब जाता है। और तभी सोफिया और एक ऑफिसर को जो के बच जाते हैं, उनको एक साइड पे बैठा हुआ दिखाया जाता है और वो दोनों अपने चारों तरफ ढेरों शार्क को देखते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि ये तमाम शार्क पेरिस के अंदर तक जा रही हैं और ये सारी शार्क पेरिस के बड़े बड़े शहरों में पहुंचेंगी, जिसके जरिए वो सब कंट्री के अंदर तक फैल जाएंगी और जिससे ये सारी शार्क पूरी दुनिया में फैल जाएंगी और ये शार्क मॉन्स्टर पूरी दुनिया में तबाही फैलाने वाली थी। तो इसी के साथ अंडर पेरिस मूवी यहीं पे होती है खत्म। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि कैसी लगी अंडर पेरिस मूवी की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को। जितना मज़ा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन सुनने में आया होगा, इतना ही मज़ा आप लोगों को मूवी देखने में भी आएगा। तो मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आप लोग नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी को ज़रूर देखो। और अगर आप लोगों को मेरी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। शुक्रिया।